तो रिवीजन करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर का। सेक्शन 22 हमें क्या कहता है? हमें बताता है कि क्या टैक्सेबल होने वाला है इस चैप्टर में। ये कहता है एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की टैक्सेबल होगी जहां पर बिल्डिंग होती है, लैंड होता है और असेसी उसका ओनर होता है। वो इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल होती है इनकम, और उस पर हमें डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24 में। और अगर असेसी उस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा अपने बिजनेस के लिए यूज करता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता हाउस प्रॉपर्टी में। रीजन बीइंग वो हम पीजीपीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के चैप्टर में उसको कंसीडर करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करके ही वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल होती है। जैसे प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो, लैंड हो, मतलब अगर वैकेंट लैंड है तो इस चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम कहीं और टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीबीपी में या अदर सोर्सेस में। असेसी ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का या डीम्ड ओनर होना चाहिए। डीम्ड ओनर का मतलब है एज पर सेक्शन 27 कि या तो उसने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए अपनी स्पाउस को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी हो, माइनर चाइल्ड को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर कर दी हो, इम्पार्टेबल एस्टेट का होल्डर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हो, हमने ये सब डिटेल में पढ़ा था, और या पोजीशन हो प्रॉपर्टी का कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर केवल रजिस्ट्री अपने नाम पर नहीं कराई है, पैसा दे दिया है, असेसी ने घर की चाबी मिल गई है, पोजीशन मिल गया, उसमें रहने लग गया है, केवल अपने नाम पर अभी प्रॉपर्टी नहीं हुई है। या आपके पास में लीज पर प्रॉपर्टी है और 12 साल से कम ना हो वो पीरियड, मतलब उससे ज्यादा टाइम पीरियड हो, तो भी हम डीम्ड ओनर मानेंगे। कुछ सिचुएशन में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल नहीं होती, एग्जेम्प्ट हो जाती है। जैसे अगर आपके पास फार्म हाउस है तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर यूज होता है तो उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। अगर आप अपने ही बिजनेस प्रोफेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो भी टैक्सेबल नहीं होता है। आपके 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस फ्री हो जाते हैं। कोई राजा महाराजा था पुराना, एक्स रूलर, उसका कोई महल है तो एक महल फ्री हो जाता है। ऐसे ही लोकल अथॉरिटी है, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, या आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, तो उस सिचुएशन में भी ये फ्री हो जाती है। अब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट कैसे करेंगे? तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करने के लिए हम लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगा, यही मेन बात है, इसी को हमें सीखना है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी हम अलग अलग सिचुएशन में निकालना सीखेंगे। इसमें से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस और लोकल टैक्सेस पेड बाय ओनर। यहाँ 2 बातें हैं, एक तो है पेड, मतलब पेमेंट होना जरूरी है, ड्यू बेसिस पे अलाउ नहीं होगा। दूसरा ओनर ने पेमेंट करा हो, अगर टेनेंट ने पेमेंट करा है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर ड्यू है, पेमेंट नहीं करा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। पेमेंट करा है 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, सब डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसे एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल बोलेंगे। इसमें से डिडक्शन लेस होगी सेक्शन 24 में। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी जो एनुअल वैल्यू का 30% होगा। सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होगा, करंट ईयर में जो आपने इंटरेस्ट दिया है वो, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट वो भी लेस हो जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है उसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो सबकी इनकम को ऐड कर दिया जाएगा, एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है, आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो भी टैक्सेबल हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की वो जो असेसी है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है तो इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाएगी उसकी इनकम।
अगर आपने इंटरेस्ट और लोन की पेमेंट करी है इंडिया के बाहर, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। अगर आपने टीडीएस काटा नहीं है तो आपको डिडक्शन 24B में नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं जीएवी निकालना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशन में जीएवी निकालना सीखना है। तो केस नंबर 1 हम ये सीखते हैं कि अगर हमारा एक नॉर्मल केस है, घर पूरे साल के लिए हमने किराए पर दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। पूरे साल के लिए हमने घर को किराए पर दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जीएवी निकालना है। तो हम सबसे पहले लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर फेयर रेंटल वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो एक्चुअल रेंट को 12 मंथ्स से मल्टीप्लाई करके हम फेयर रेंटल वैल्यू निकाल लेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू दोनों में से जो भी ज्यादा है उसको लेंगे सी में, और डी में स्टैंडर्ड रेंट को लेकर कंपेयर करेंगे, और जो भी कम है वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, मतलब जिस रेंट पर आपको ये घर किराए पर कायदे से देना चाहिए। इन केस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू में से कोई वैल्यू नहीं है तो दोनों में से जो भी ज्यादा लेते हैं तो एक वैल्यू है तो वही ले लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने वाला स्टेप स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट को 0 मान लेंगे। तो अगर सपोज हम लोगों को म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 50,000, फेयर रेंटल वैल्यू है 60,000, विच एवर इज हायर 60,000, स्टैंडर्ड रेंट, अब स्टैंडर्ड रेंट सपोज 70,000 है तो विच एवर इज लोअर 60,000 जीएवी आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड रेंट 50,000 है तो विच एवर इज लोअर लेना है तो 50,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो हम इसे 0 ना लिखकर इसे स्किप कर देंगे और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 60,000 ही आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर हमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो जो भी वैल्यू ज्यादा है वो वैल्यू ले लेंगे। तो सपोज हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 60,000 आ गया, एक्चुअल रेंट लेंगे, एक्चुअल रेंट जो हमने किराए पर घर दिया उससे जो रेंट है, और अगर वो 70,000 है तो विच एवर इज हायर मतलब 70, अगर वो 50,000 है तो 60,000, विच एवर इज हायर लेना है हमें। तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे करना है। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फिर रेंटल वैल्यू जो भी ज्यादा हो, तो एक बार मैं पूरा सभी वैल्यू बताता हूँ। सपोज 10,000, 11,000 और 12,000 और 13,000 दिया हुआ है, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू जो भी ज्यादा हो 11,000, फिर 11,000 और स्टैंडर्ड रेंट जो भी कम हो, इसका मतलब 11,000, और अब एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 11,000, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो भी ज्यादा हो तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 13,000 आ जाए। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें निकालना होता है हर एक क्वेश्चन में, हर केस में, लेकिन अलग अलग केस हो सकते हैं। हमने केस नंबर 1 देखा जहां पर हमने घर को किराए पर दिया है पूरे साल के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 2। हाउस प्रॉपर्टी जो हमने किराए पर दिया है लेकिन कुछ समय के लिए वो वैकेंट रहा, हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट रही। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो पूरे साल खाली रहे या कुछ पीरियड के लिए खाली रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा 12 महीने का लेना है। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को जो कंपेयर करके आता है उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, वो हमेशा 12 महीने का लेंगे। अब उस 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट और 12 महीने के एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे। असल में एक्चुअल रेंट तो 12 महीने का मिलेगा नहीं, लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे। रीजन बीइंग हम ये देखेंगे कि हमारा जो रेंट है कहीं कम तो नहीं है, क्योंकि लॉ में ये लिखा है कि अगर वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम है तो हम एक्चुअल रेंट को ही जीएवी ले लेंगे चाहे वो कम है। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से ना कम होकर इसलिए कम है क्योंकि
क्योंकि आप कम पैसा लेते हैं तो हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही ले लेंगे। तो इसमें दो सिचुएशन है, हम दोनों सिचुएशन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लिया एक्सपेक्टेड रेंट है, मान लेते हैं 5000 पर मंथ, और एक्चुअल रेंट है मान लेते हैं 6000 पर मंथ। इसका मतलब ये हो गया कि आप अच्छा खासा किराया लेते हैं, आप किराया कम नहीं लेते हैं, किराया ज्यादा लेते हैं। अगर किसी वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम हो रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से पूरे साल भर में, तो वो वैकेंसी की वजह से होगा। लेकिन अगर सपोज आप किराया लेते ही 4000 रुपए हैं पर मंथ, तो इसका मतलब वैकेंसी को तो छोड़ो, आपका वैसे ही किराया कम है। तो यहाँ सिचुएशन नंबर 1 क्या है कि अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा है, इसका मतलब यही सिचुएशन है। अगर हम इसे 12 महीने का लें, 12 मंथ्स का लें, तो ये होता है 60,000 और ये होता है 48,000 एक्चुअल रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन एक्चुअल रेंट। तो ये सिचुएशन नंबर 1 हो गई। इसका मतलब अगर आप मान लिया यहाँ वैकेंसी हो गई, 2 महीने की वैकेंसी हो गई। अब 2 महीने की वैकेंसी हो गई तो 2 महीने का 8,000 रुपया आपको और कम मिला, तो एक्चुअल रेंट जो रिसीव्ड और रिसीवेबल होगा वो 40,000 होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका जो एक्चुअल रेंट है वो वैकेंसी की वजह से एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। अगर वैकेंसी नहीं होती तो भी ये कम होता। इसका मतलब आप जानबूझकर कम किराया ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों आपसे कम टैक्स लेगी, आप कम किराया क्यों ले रहे हो? तो गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया आपका 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट 60,000 है। अगर वैकेंसी नहीं हुई होती तो भी हम 60,000 जीएवी लेने वाले थे, 12 महीने के लिए किराए पे देते तो भी हम 60,000 पे टैक्स लगाने वाले थे। तो इसका मतलब 60,000 पे ही लगाएंगे। तो यहाँ लिखा है सिचुएशन नंबर 1, अगर 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने के एक्चुअल रेंट से ज्यादा है तो हम जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट ही लेंगे। अब सिचुएशन नंबर 2 है, और सिचुएशन नंबर 2 क्या कहती है हमें कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट अगर 5000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 है, और अगर हमारा एक्चुअल रेंट 6000 के हिसाब से 72,000 है, तो इसका मतलब आप अपने टेनेंट से अच्छा खासा किराया ले रहे हो, आप सही पैसा ले रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं होती तो आपका एक्चुअल रेंट 72,000 होता, एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता, और हम एक्चुअल रेंट को ही जीएवी ले लेते। लेकिन सपोज 5 महीने के लिए वैकेंट रहा हाउस, तो आपको जो रेंट मिलने वाला है 42,000 मिलने वाला है। अब ये जो कम हुआ है रेंट, एक्चुअल रेंट कम हुआ है एक्सपेक्टेड रेंट से, वो वैकेंसी की वजह से कम हुआ है। आप कम किराया नहीं लेते, कम रेंट चार्ज नहीं करते, वैकेंसी की वजह से कम हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हम कहते हैं आप अच्छा खासा किराया ले रहे थे, वो तो वैकेंसी की वजह से कम हो गया, और ये तो हमेशा नहीं होगा, कभी कभार हुआ है, तो हम आपको एक बेनिफिट देते कि आपकी जीएवी 42,000 ही लेते हैं इन प्लेस ऑफ 60,000। तो सिचुएशन नंबर 2 है कि एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का एक्चुअल रेंट से कम है। इसका मतलब ये सिचुएशन 2 में जो मैंने एग्जांपल लिया उससे रिलेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जीएवी ले लेंगे एक्चुअल रेंट, जो रिसीव्ड और रिसीवेबल होगा एक्सक्लूडिंग वैकेंसी पीरियड। तो ये हमने दोनों सिचुएशन को देखना है। हम लोगों को डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24A में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है हमें। तो सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन मिलेगी, अगर लोन लिया गया है, हम लोगों ने लिया है और करंट ईयर में हमने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, तो उसको बोलते हैं करंट ईयर, करंट पीरियड इंटरेस्ट, उसकी तो डिडक्शन मिल जाएगी। याद रखिए ड्यू बेसिस पर मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट करनी जरूरी है, ड्यू हो गया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि अगर आपका मकान बना है, नया मकान बना है, 2-4 साल मकान बनने में लग गए, तो उन 2-4 साल के इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या होगा?
तो इन्होंने कहा वो भी आपको छूट मिलेगी, लेकिन उसको एक साथ छूट नहीं दे सकते क्योंकि काफी सालों का इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया होगा। आपको 5 इंस्टॉलमेंट में उसे छूट मिलेगी, 5 साल तक छूट मिलेगी। पहली डिडक्शन आपको उस साल मिलेगी जिस साल आपका मकान बना है, और 4 साल और आगे तक आपको डिडक्शन मिलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, जिस साल मकान बना है ना, उस साल से डिडक्शन मिलेगी, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है। सपोज आपने लोन लिया 1 जनवरी 22 को लोन लिया आपने, और आपने हाउस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया सपोज, और मकान बनकर जो तैयार हुआ वो मान लेते हैं 1 जुलाई 26 को जाकर मकान बनकर तैयार हो गया। अब हमें डिडक्शन कब मिलेगी और कितनी मिलेगी यह हमें देखना है। अगर हमने 10 लाख का लोन लिया सपोज, और 10% का इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर, तो हमें ये डिडक्शन कैसे कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो फर्स्ट ईयर है, जो 31 मार्च 27 को एंड होगा, ये फर्स्ट ईयर स्टार्ट कब होगा। ये फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 26 को, जब हमारा प्रीवियस ईयर में हमें 2 डिडक्शन मिलती हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। एक होती है करंट पीरियड और एक होती है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जिस साल मकान बनेगा, इवन ये 1 जुलाई 26 को ना बनकर 31 मार्च 27 को भी बना हो, तो जिस साल बना है उस साल का पूरे साल का इंटरेस्ट तो करंट पीरियड में मिल जाएगा। तो ये करंट पीरियड में हमें ये वाला इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो प्री पीरियड क्या होगा, तो प्री पीरियड होगा हमारा यहां से यहां तक। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो प्री पीरियड होगा वो होगा फर्स्ट, प्री पीरियड क्या होगा, 1 जनवरी 22 से लेकर 31 मार्च 26 तक, ये प्री पीरियड होगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्री पीरियड होता है जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च तक का प्री पीरियड होता है। जिस दिन लोन लिया वहां से शुरू करो, जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च तक का पीरियड प्री पीरियड होता है। तो अगर हम ये देखें कि कितने साल हो गए, तो हम लोगों को 4 साल 3 महीने हो गए, तो 4 years 3 months का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ये 48 मंथ हो गए, प्लस 351 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो 10 लाख पर 10%, 51 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा, तो कितना हो गया 4,25,000। तो जब हम डिडक्शन देंगे सेक्शन 24B की, तो एक तो लिखेंगे करंट ईयर, करंट ईयर का डिडक्शन मिलेगा। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट तो 10 लाख के ऊपर 10% है, 1 लाख, और प्री पीरियड का मिलेगा, प्री पीरियड का इंटरेस्ट 4,25,000 है। तो ये एक साथ नहीं मिलेगा, ये 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, तो ये 85,000 हो जाएगा। टोटल 1,85,000 का डिडक्शन हमें मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ अजम्पशन थी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो यहाँ पर हमने एज्यूम करा है कि साल जब लोन लिया उसके बाद अब तक हमने लोन की कोई भी रीपेमेंट नहीं करी है। अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए, मैं थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाता हूं, सपोज हमें कहा जाए कि हम लोगों ने 1 जून 24 को 2 लाख रुपीस का लोन रीपे कर दिया था,
तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को सारी कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करनी पड़ेगी? करंट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 10 लाख की बजाय 8 लाख पे निकलेगा, और ये जो हमने 51 मंथ्स का इंटरेस्ट पूरा निकाल लिया था 10 लाख पर, तो ये 10 लाख पर 1 जनवरी 22 से लेके 1 जून 24 तक हम कैलकुलेट करेंगे, और 1 जून 24 से लेके 31 मार्च 26 तक हम 8 लाख के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लोन वापस कर दिया। ये लोन रीपे करा है ऐसा हमने अगर एज्यूम करा सपोज, तो क्या होगा? डिडक्शन मिलेगी। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम? प्रीवियस ईयर 26-27, असेसमेंट ईयर 27-28 की बात कर रहे हैं। ये कोई भी ईयर हो सकता है, आगे का भी अगर हमारा मकान बनने में और टाइम लग जाए तो इसमें करंट ईयर का डिडक्शन 8 लाख के ऊपर 10%, और प्री पीरियड का जब हम निकालेंगे तो 1 जनवरी 22 से लेकर 1 जून 24 तक 10 लाख के ऊपर, और 1 जून 24 से लेकर 31 मार्च 26 तक 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। और फिर जो निकलेगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट में हमें डिडक्शन मिलेगी। अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हमने लोन की रीपेमेंट ही करी हो, ये भी तो हो सकता ओल्ड लोन ले लिया हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये 8 लाख की बजाय 12 लाख हो जाएगा, अगर 2 लाख का लोन और ले लिया है, और करंट ईयर में भी 12 लाख का रिडक्शन मिल जाएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही बार चेंज होगा, भैया 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चेंजेस हुए हर बार का हिसाब लगा लो। इसमें कोई आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो जो आपको पता ना चले कि भैया इतना लोन है तो कैसे इंटरेस्ट निकलेगा, आराम से निकाल लो। लेकिन एक और बात क्या हो सकती है, अगर ऐसा लिखा है कि लोन वाज रीपेड ऑन 1 जून 24, हमने 1 जून 24 को पूरा ही लोन वापस दे दिया था। तो अगर ऐसा लिखा है तो करंट ईयर में इंटरेस्ट ऑन लोन नील हो जाएगा, क्योंकि करंट ईयर में लोन है ही नहीं, इंटरेस्ट दिया ही नहीं। और जो प्री पीरियड होगा वो प्री पीरियड हमारा 1 जनवरी 22 से स्टार्ट होकर 1 जून 24 को एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अभी बोला था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्री पीरियड निकालने के लिए मैंने आपको बोला था जिस दिन लोन लिया वहां से पीरियड शुरू करो। कई लोग कहते हैं जिस दिन मकान बनाना शुरू करा वहां से शुरू करो। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस दिन मकान बनाना शुरू किया उस दिन अगर लोन नहीं लिया तो वहां से थोड़ी ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। लोन हो सकता है हमने थोड़ा बाद में लिया हो। जिस दिन लोन लेना शुरू करा, लोन लिया उस दिन से टाइम शुरू करो, और जिस दिन मकान बना है उससे पिछली 31 मार्च और या डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, जो भी जल्दी हो वहां तक का टाइम पीरियड निकालेंगे। जैसे यहां पर हमने बात करी कि भैया हमने मकान बन गया 1 जुलाई को, तो हमने कहा प्री पीरियड 31 मार्च 26 तक है। लेकिन अगर लोन की रीपेमेंट 31 मार्च 26 से पहले हो गई तो प्री पीरियड हमारा उस दिन तक का हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 जून 24 को लोन का रीपेमेंट हो गया तो हमारा प्री पीरियड 1 जून 24 को ही खत्म हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रेंट नहीं मिल पाता है, उसे हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अगर आपको रेंट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे कि आप अनरियलाइज रेंट को हटा देंगे रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से। तो एक्चुअल रेंट जो लेते हैं हम लोग वो लेंगे माइनस अनरियलाइज रेंट। यहां पर हम वो नहीं देखेंगे वैकेंसी की तरह कि जो हमारा एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से वैकेंसी की वजह से कम हो रहा है ज्यादा, वैसा कुछ नहीं करना है। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
सिंपल आपको क्या करना है, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट को हटा देना है, फिर उसके बाद कंपैरिजन करना है। लेकिन ये अनरियलाइज रेंट आप एक्चुअल रेंट में से तभी हटा सकते हैं जब एज पर रूल 4 ऑल सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो। और वो कंडीशन क्या है कि जो टेनेंट है उसने आपका घर छोड़ दिया हो या आपने स्टेप्स लिए हो उसे घर से बाहर निकालने के, आपके किसी और घर के ऑक्यूपेशन में ना हो और आपने अपना और कोई घर उसे किराए पर ना दिया हो, असेसी ने लीगल प्रोसीडिंग ले ली हो, या फिर आपने असेसिंग ऑफिसर को बता दिया हो, एक सेटिस्फाई कर दिया हो कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग लेने का कोई सेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अकेला रहता था टेनेंट, वो मर गया, अब लीगल प्रोसीडिंग किसके अगेंस्ट में लोगे। एंड टेनेंसी शुड बी बोनाफाइडी, मतलब जेन्युइनली होना चाहिए, कुछ गड़बड़ घोटाला करने के लिए आपने ऐसा ना करा हो। सपोज आपको अनरियलाइज रेंट की छूट मिल गई, अब वो 1-2 साल बाद आपको अनरियलाइज रेंट मिल गया तो अब टैक्सेबल कर देंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये तो बीच में कुछ और पॉइंट आ गए थे। अब हम बात करते हैं GAV निकालने के लिए। हमने 2 केस पढ़े थे। केस नंबर 1 जहां पर पूरे 12 महीने के लिए घर किराए पर दे रखा हो, और इस केस नंबर 2 जहां पर वैकेंसी हो। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, जहां पर हाउस प्रॉपर्टी हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। तो हमें पता है 2 घर हम फ्री करा सकते हैं, तो उनकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। एनुअल वैल्यू मतलब नेट एनुअल वैल्यू, मतलब कोई म्युनिसिपल टैक्सेस कुछ नहीं, GAV नहीं, सीधा एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। तो एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। और जो डिडक्शन है 24 की, तो 24 ये तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन एनुअल वैल्यू के ऊपर 30% होती है। एनुअल वैल्यू 0 हो गई तो 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 0 हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन की आपको छूट मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन में करंट ईयर और प्री पीरियड आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सीलिंग है, और हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से ही आपको लॉस आएगा या वैल्यू आपकी नील इनकम आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से आपको नेगेटिव इनकम होगी। नेगेटिव इनकम मतलब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, और आपने अगर घर किराए पर दिया है तो उस किराए के घर की इनकम से आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं, या इवन आप लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को किसी और हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक लिमिटेशन दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए लिमिटेड हो सकता है, लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेट आउट के लिए आपका 50 लाख रुपए भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन की एक लिमिट है मैक्सिमम, वो है प्री पीरियड इंटरेस्ट डिवाइड बाय 5 प्लस करंट ईयर इंटरेस्ट मिलाकर जो अमाउंट होगा वो 30,000 रुपीज हो सकता है मैक्सिमम, या 2 लाख रुपए हो सकता है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पर। अब ये 2 लाख के लिए 3 कंडीशन है। कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है वो कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं। कंडीशन है कंडीशन नंबर 1 कि जो आपने लोन लिया है वो 1499 या उसके बाद में लोन लिया हो। दूसरा, जो लोन लिया है वो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया हो। इसका मतलब आपने लोन रिपेयर मेंटेनेंस के लिए लिया है तो आपको 30,000 की ही छूट मिलेगी, 2 लाख की नहीं। ये हम पढ़ रहे हैं कि 2 लाख रुपए की छूट कब मिलेगी, 2 लाख की छूट कब मिलेगी, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन है कि लोन 1499 या उसके बाद लिया हो। दूसरी कंडीशन है कि आपने लोन कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया हो। तीसरी कंडीशन है कि कंस्ट्रक्शन अगर है या एक्विजिशन है वो विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन कंप्लीट हो गया हो। इन शॉर्ट आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 6 साल से कम ही हो, क्योंकि अगर आपने जिस साल लोन लिया उस साल के एंड से लेकर आप डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन तक देखेंगे तो वो हमारा पीरियड जिस साल लोन लिया उसके एंड से चेक करना है, और कंस्ट्रक्शन तक हमारा 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है
अदरवाइज आपको जो छूट मिलेगी वो 30,000 रुपए तक ही मिलेगी। अब हम केस नंबर 4 पर आते हैं। केस नंबर 4 में लिखा है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालिए अगर आपका घर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए किराए पर है और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन है, ऐसा समझिए ये आपका घर है, 5 महीने के लिए लेट आउट है, 7 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अब आप इसकी GAV कैसे निकालने वाले हैं? तो इसके लिए लिखा है कि आप सिंगल यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है और लेट आउट है तो आप म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और म्युनिसिपल टैक्सेस को बाइफरकेट नहीं करेंगे टाइम के हिसाब से। इसका मतलब आप एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट होता म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करके आता, जो केस नंबर 1 में हमने सीखा था, वो 12 महीने का ही लेंगे। तो हम क्या लेंगे, कैसे करेंगे इसको? म्युनिसिपल वैल्यू 12 मंथ्स, फेयर रेंटल वैल्यू 12 मंथ्स, स्टैंडर्ड रेंट 12 मंथ्स, इनको कंपेयर करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ्स का आएगा, उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे और वो 5 मंथ्स का आएगा। जो भी ज्यादा हो वो हमारा GAV आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस भी 12 मंथ्स, म्युनिसिपल टैक्सेस तो कभी भी 12 मंथ्स का लेस नहीं होता, वो तो एक्चुअल पेड लेस होता है। तो जितना भी पेमेंट है अगर 12 मंथ्स का पेड है तो 12 मंथ्स का ही लेस हो जाएगा। उसके लिए हमें मतलब एक्चुअल पेड, इसे कोई भी अलग नहीं करेंगे। मान लिया 12 महीने का दिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि भैया 5 महीने और 7 महीने के हिसाब से, नहीं। इन शॉर्ट हम ये मानेंगे घर जो किराए का ही है और नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने, एक्चुअल रेंट एक्चुअल लेट आउट पीरियड का, इस बात का आपको ध्यान रखना। केस नंबर 5 देखते हैं। कंप्यूटेशन of gross annual value if part of the house is self occupied and remaining part is let out। क्या हो सकता है, आपके पास घर है, 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट है, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है, एक घर है, 60% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 40% एरिया लेट आउट है, ऐसा हो सकता है। इन शॉर्ट घर का कुछ हिस्सा लेट आउट है और कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ऐसी सिचुएशन में अगर ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर अलग अलग है तो इनको मानो ये 2 अलग अलग घर है। इसका सारा हिसाब अलग करो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का सारा हिसाब अलग और लेट आउट का सारा हिसाब अलग। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसे भी मानो ये 2 अलग अलग घर है। तो 2 अलग अलग घर है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हिसाब अलग और लेट आउट वाला हिसाब अलग। जैसे म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 है तो ये तो पूरे घर की वैल्यूएशन है, तो हम मानेंगे 2 अलग अलग घर है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की म्युनिसिपल वैल्यू 6,000 है और लेट आउट पोर्शन की म्युनिसिपल वैल्यू 4,000 है। ऐसी फेयर रेंटल वैल्यू को, स्टैंडर्ड रेंट को अलग अलग पार्ट कर दो, अलग अलग कर दो। एक्चुअल रेंट अगर हमारा 3,000 पर मंथ है तो एक्चुअल रेंट तो लेट आउट पीरियड का ही होगा, तो वो तो यही लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस को भी म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट सबको अलग अलग कर देंगे। इवन इंटरेस्ट ऑन लोन को भी अलग अलग कर देंगे। हम ये मानेंगे ये 2 अलग अलग घर हैं। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा घर हैं तो क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर 2 से ज्यादा घर है, लेट आउट है, तो कोई टेंशन नहीं, हर घर की अलग अलग इनकम निकाल लो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा घर हैं और वो सारे के सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मान लिया हमारे पास 5 घर है, 1 2 3 4 5, हाउस 1 2 3 4 5, पांचों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हमें कोई से 2 घर फ्री कराने का मौका है। 2 घर की एनुअल वैल्यू, फ्री भी क्या कराना, एनुअल वैल्यू नील कराने का मौका है। बाकी के सारे घर मान लिए जाएंगे डीम टू बी लेट आउट। लेट आउट है तो नहीं, डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, किराए पे दिया है। उससे होगा क्या, मान लिया हमारी ये जो 2 घर हैं, ये 2 घर हमने कहा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इनकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 24B में डिडक्शन मिल जाएगी। बचे ये 3 घर,
ये क्या हो जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट। इनको मान लेंगे ये किराए पर दिए गए हैं और इनके एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि किराए पे तो दिया ही नहीं। एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी हो जाएगा और उसके हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगी। अब ये सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए, बीइंग ए असेसी, हम असेसी हैं तो हमें कौन से 2 घर फ्री कराने चाहिए। देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा 2 जीएवी वाले एक्सपेक्टेड रेंट जिनकी सबसे ज्यादा, उन 2 घरों को फ्री करा लो, कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन भी है और म्युनिसिपल टैक्सेस का भी हिसाब अलग पड़ेगा, तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन क्या है। कई बार केवल जीएवी के हिसाब से भी गलत आंसर आ जाता है, क्योंकि हमें म्युनिसिपल टैक्सेस की भी तो डिडक्शन मिलती है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, जितने भी घर हैं उनमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ऑप्शन में आंसर निकालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 कि हाउस नंबर 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं हम, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं। कौन से घर सेल्फ मान रहे हैं, 1 एंड 2, और लेट आउट मान रहे हैं 3, 4 एंड 5, और हम टोटल इनकम निकालें। फिर हम ऑप्शन नंबर 2 करें, क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड लेते हैं 1 एंड फर्स्ट एंड थर्ड हाउस, रिमेनिंग लेट आउट, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस, रिमेनिंग। ऐसा करके हमें बहुत सारे केस निकालने पड़ेंगे। तो अगर एग्जाम की बात करें तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है। तो एग्जाम में क्या आएगा, 3 घर आएंगे, 1, 2 एंड 3 हाउस आएंगे, क्योंकि 2 हाउस है तो दोनों ही फ्री हो गए, बात ही खत्म हो गई। एग्जाम में आएंगे ज्यादा से ज्यादा 3 घर। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड 1 एंड 2, लेट आउट 3। तो आंसर निकालेंगे, टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, है ना। फिर ऑप्शन नंबर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड 1 एंड 3 एंड लेट आउट 2, तो इनकम निकालेंगे। फिर ऑप्शन नंबर 3 सेकेंड एंड थर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड और फर्स्ट हाउस लेट आउट, और हम इनकम निकालेंगे। इन तीनों सिचुएशन में सबसे कम इनकम जिस ऑप्शन में आ रही होगी उसे चूज करेंगे, क्योंकि कम इनकम कम था, कम टैक्स, बीइंग एसएससी मुझे कम टैक्स देना मेरे लिए फायदेमंद है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख होती है, ये पर हाउस नहीं है, ये दोनों हाउस की मिलाकर 30,000 एंड 2 लाख है। इसका मतलब 2 घर हैं तो दोनों की मिलाकर इंटरेस्ट ऑन लोन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कहीं आप सोचेंगे पर हाउस डिडक्शन है। अगर आप इंटरेस्ट इंडिया से बाहर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने टीडीएस की पेमेंट कर दी हो। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर 1-2 साल के बाद टीडीएस काटा है तो जिस साल टीडीएस काटा उस साल डिडक्शन मिल जाएगी। अगर प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर है तो उसको हम को ओनर्स बोलते हैं। अगर हमें उनका शेयर पता है कि कितना है तो हम हर एक में उस इनकम के शेयर, मान लिया 2 ओनर है, एक का 60% ओनरशिप है, एक का 40, तो 60-40 में इनकम को बांट देंगे। द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर आउट द इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी कैलकुलेटेड, कि एक ही ओनर है और इनकम निकालने के बाद उनके शेयर में हम बांट देंगे। हर एक को ओनर को 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की छूट मिलती है, तो उस पर्पस के लिए इस हाउस को एक घर माना जाएगा। If co-owner of the house property uses the same house property as self-occupied house, तो हर एक को अलग अलग हमें 2 लाख या 30,000 की छूट मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल, सपोज ये है हाउस 1, एक ही हाउस है, सपोज एक हाउस है ये। अगर ये एक ही ओनर है इसका, अगर इसका एक ही ओनर है तो इसकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। और मान लिया इंटरेस्ट ऑन लोन इसका है 4.5 लाख रुपए, तो हमें 4.5 लाख रुपए की तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, हमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, तो 2 लाख रुपए का लॉस आएगा। इसका मतलब बाकी के 2.5 लाख का इंटरेस्ट और लोन का बेनिफिट हमें नहीं मिला।
लेकिन यहाँ थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है कि अगर मान लिया इस घर के दो ओनर हैं, तो ओनर 1 और ओनर 2, और मान लिया 50-50 ओनर है, तो पहले वाले को 50% मतलब 2,25,000 और दूसरे के हिस्से में इंटरेस्ट और लोन आएगा 2,25,000। 50-50% के ओनर है, लेकिन उनको छूट जो मैक्सिमम 2 लाख मिल सकती है। तो यहां पर अब ये नहीं कहेंगे कि छूट 1 लाख और 1 लाख मिल सकती है। यहां होना तो ये चाहिए था कि भैया 2 लाख रुपए पूरे घर की है, 50-50 है तो 1-1 लाख की मिल सकती है। होना ये चाहिए था, लेकिन ये है नहीं। इनको अलग अलग 2-2 लाख रुपए की छूट मिलना अलाउड है। इसका मतलब ये 2 लाख रुपए और 30,000 की छूट एक घर की नहीं, 2 घर की है मिलाकर, और ये एक घर के प्रोपोर्शन के बाद भी एक आदमी को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ बेनिफिट हो गया। यहाँ 2 लाख रुपए की इसको, 2 लाख रुपए की इसे ड्यूरेशन मिलेगी। तो एक ओनर होता तो 2 लाख मिलती, 2 ओनर की वजह से 4 लाख मिल रही। अगर यही 3 ओनर है इक्वल, तो 3 ओनर है, तो तीनों ओनर के सिचुएशन में तीनों ओनर के हिस्से में क्या आता है, 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000 4.5 लाख है ना। तो इनको 2-2 लाख रुपए मिल सकते हैं अलग अलग। तो इन तीनों को 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 की मतलब पूरी 450 की डिडक्शन मिल जाती है। इसका मतलब अगर 3 ओनर हैं तो 6 लाख रुपए तक का बेनिफिट इन्हें मिल जाएगा, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो कायदे से नहीं होना चाहिए लेकिन है। अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो क्या होगा, हम बात कर चुके हैं। अगर आप रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी है, तो इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वहां का जो म्युनिसिपल टैक्सेस आपने दिया है वो आपको माइनस करने को मिल जाएगा। जैसे आप जीएवी में से इंडिया का म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, ऐसे ही बाहर की कंट्री में वहां का म्युनिसिपल टैक्सेस आपको डिडक्शन लेस करने की छूट मिल जाएगी। तो ये था पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने एक एक पॉइंट को डिटेल में कवर किया है। आप थोड़े से समय में पूरा डिडक्शन, पूरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हाउस प्रॉपर्टी को आराम से आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं।